हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। दो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने कंपनी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और कंपनी की डेफिनेशन से बेटा 5 फीचर्स पढ़ लिए थे। ठीक है जी, मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करा रहा हूँ। 5 मिनट लगाऊंगा रिवीजन में, बाकी 25 मिनट में टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो वो हमने बात कर ली थी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीन। बाबू, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मुद्दा ये उठता है पर्सन बोल दिया गया कंपनी को, पहले पर्सन की बात और फिर आर्टिफिशियल पर्सन। बाबू, हर वो काम जो एक सोल प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है। इसी वजह से कंपनी को बोला गया पर्सन। याद करो बेटा, सोल प्रोपराइटर बिजनेस शुरू करेगा, सबसे पहले क्या करेगा? अपने नाम पर जमीन तो खरीदेगा, कंपनी भी खरीद सकती है। फिर अपने नाम पे गुड्स ही तो खरीदेगा, कंपनी भी खरीद सकती है। फिर अपने नाम से गुड्स ही तो बेचेगा, कंपनी भी बेच सकती है। लोन ले सकता है, कंपनी ले सकती है। लोन दे सकता है, कंपनी लोन दे सकती है। केस कर सकता है, कंपनी कर सकती है। केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। तो कोई बिजनेस में ऐसी एक सिंगल एक्टिविटी भी नहीं है जो बेटा सोल प्रोवाइडर की तरह कंपनी नहीं कर सकती। इस वजह से बोला गया कंपनी को पर्सन। वाई इट इज सेड टू बी आर्टिफिशियल? भैया, सोल प्रोपराइटर जिंदा इंसान है। वो खाएगा, वो पिएगा, वो सांस लेगा, वो चलेगा, वो भागेगा। ये काम कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी पेपर पे एग्जिस्ट करती है, कोई जिंदा इंसान तो है नहीं बेटा, खाएगी पिएगी चलेगी दौड़ेगी। समझ में? आर्टिफिशियल पर्सन। फिर बेटा हमने चर्चा करी थी सेपरेट लीगल एंटिटी की। सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ की नजर में कंपनी की एंटिटी सेपरेट, शेयर होल्डर की एंटिटी सेपरेट, यानी कि कंपनी बिल्कुल अलग बात और उसके मेंबर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स बिल्कुल अलग बात। ठीक है ना जी बाबू? कंपनी बिल्कुल अलग चीज है। कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटी शेयर होल्डर की एसेट्स और लाइबिलिटी से मिक्स मत कर देना। अगर कोई कर्जा कंपनी ने चढ़ाया है तो बेटा उतारेगी भी कंपनी, शेयर होल्डर भी कुछ कर सकता है। और बेटा अगर कोई एसेट्स कंपनी की है तो शेयर होल्डर ये नहीं कह सकते कि ये मेरी एसेट्स है। ठीक है ना जी? पर सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात में मैंने एक और बात बोली थी बिल्कुल लास्ट में। सर, एज फार एज सिविल पनिशमेंट इज कंसर्न, वहां बस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करूं तो बाबू लॉ एक कंसेप्ट लगाता है वहां, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील, बीच का पर्दा हटा देंगे। नाम कंपनी का है लेकिन कंपनी की आड़ में कोई और फ्रॉड कर रहा है तो बाबू उसको पकड़कर जेल में डाल देंगे, वहां सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहेगी। तो बात मैंने एक्स्ट्रा के तौर पर बताई है क्योंकि इसका डिस्कशन मैं किसी और चैप्टर में करूंगा। ठीक है जी, दो बातें क्लियर। और जहां कहीं भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहां हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। याद करो, सोल प्रोवाइडरशिप फर्म या नो सेपरेट एंटिटी, जहां अनलिमिटेड लाइबिलिटी, या एंटिटी भी सेपरेट नहीं थी या लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड थी। या सेपरेट एंटिटी है तो लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। सर, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, कल मैंने दो वर्ड बोले थे, टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। चाहे कह लो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, चाहे कह लो अनपेड शेयर कैपिटल। सर याद है ना, 1 लाख शेयर इशू करे आपने, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने कहा भाई तुम 10 रुपए देने को तैयार हो, मुझे भी पता है आप, लेकिन अभी मुझे 7 ही दे दो। मुझे सिर्फ 7 रुपए की जरूरत है, 7 लाख रुपए की। आप सबने मिलकर 1 लाख शेयर खरीदे हुए हैं, आपने बेटा 7 रुपए दे दिए, 7 लाख, और कंपनी धंधा चला रही है 7 लाख से। सर, कल को कंपनी के ऊपर भगवान न करे कोई ऐसा सरकमस्टांसेस हो जाता है, 20-25 लाख का कर्जा चढ़ जाता है, तो क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर को कह सकती है 20-25 लाख दे दो, घर बेच के दे दो? नहीं बेटा। मेंबर से सर कितने पैसे मांगे जा सकते हैं? अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। जितने मांगे नहीं गई है, जितने आपने दिए नहीं। आपने कितने नहीं दिए? 1 लाख शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए तो 3 लाख ही मांग सकते हो आपसे, 20-25 लाख नहीं मांगे जा सकते। क्लियर बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी। फिर बाबू परपेचुअल सक्सेशन, दो बातें बोली थी मैंने इसमें, एक सेकंड बेटा। परपेचुअल सक्सेशन में मैंने दो बातें बोली थी, 2 लाइन, और कहा था याद कर लेना, रट लेना बेटा, नंबर में हो तो। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट।
इंसान आएंगे, इंसान चले जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होती किसी इंसान के मरने से। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। कंपनी लॉ ने बनाई है, लॉ खत्म कर सकता है इंसान ने। मैं केस स्टडी का जिक्र कर देता हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को अब इस चैप्टर के बाद तुरंत केस स्टडी करानी है, तो केस स्टडी का साथ साथ डिस्कशन करके चलते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना जी। एकदम बिल्कुल होपलेस नहीं कर देंगे, बहुत बड़े लेवल पे केस स्टडी नहीं लेके जाएंगे, थोड़ी थोड़ी केस स्टडी कराता हूँ। एक केस स्टडी आती है ज्यादातर पेपर में, आप देखोगे आपके हर स्कूल में आएगी एक बार, कि एक कार है, कंपनी में 7 ही मेंबर है, 7 के 7 मेंबर एक कार में जा रहे हैं, कार के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सभी के सभी मर जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कंपनी मर गई? आप क्या लिखोगे? नहीं। और बताओगे क्या? इस केस स्टडी में एक फीचर का जिक्र हुआ है, उस फीचर का नाम है परपेचुअल सक्सेशन। मैटर यही लिखना है जो मैंने बोला, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। ठीक है जी। और बाबू लास्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी कॉमन सील। कॉमन सील मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, दैट सिंपली मींस बेटा स्टैंपिंग। सिंपल भाषा में हम स्टैंपिंग बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में ऑफिशियल सिग्नेचर। और कल मैंने आपको बताया था ये स्टैंप कैसे बनती है। सर आप सबके, हमारे सबके ऑफिशियल सिग्नेचर है ना, मैंने बताया भी था बेटा 10th क्लास के बोर्ड में जो आप साइन कराए हो वो पूरी जिंदगी भर के लिए ऑफिशियल साइन हो गए। बेटा ये ऑफिशियल साइन बाबू आपके हैं, कंपनी का ऑफिशियल साइन क्या है? क्योंकि वो जनरल इंसान नहीं है, उसका ऑफिशियल साइन है उसकी स्टैंप। कोई भी डायरेक्टर बेटा अगर किसी डॉक्यूमेंट पे एग्री कर जाता है, मान लो मैं कहता हूं बेटा आज किसी कंपनी के 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे, ठीक है, एक मीटिंग चल रही है, आपको पता है ना डे टू डे डिसीजन कंपनी में कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इक्विटी शेयर होल्डर तो नहीं मिल सकते, हजारों की तादाद में इक्विटी शेयर होल्डर को तो नहीं बुला सकते, कोई डिसीजन ही निकलेगा। आज 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बैठे और 3 ने डिसाइड करा जी इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मेजॉरिटी आपके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 साथ हैं, बहुत बढ़िया काम हो गया। क्या होगा बेटा बाबू उस प्रोजेक्ट को साइन कैसे करोगे आप? तीनों में से कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस स्टैंप को उठाएगा, साइन करेगा, बीच में अपने उस स्टैंप के बीच में जिस भी बेटा डॉक्यूमेंट पे कंपनी की स्टैंप दिख जाती है, मान लिया जाता है कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया हुआ है, और जिस पे नहीं दिखती यानी कि वो बात कंपनी के ऊपर लागू नहीं होती, वो कंपनी ने अप्रूव ही नहीं किया डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, पांचों फीचर क्लियर। कल भी मैंने ऐसे ही बताया था, इतनी पेशेंस के साथ। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू फीचर में पहला हो चुका आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी हो चुका। तीसरा फीचर नहीं होगा फॉर्मेशन। लो जी सामने देखें बाबू, जब भी ये फीचर आएगा कंपनी के फॉर्मेशन की बात आएगी, तो बाबू ये हेडिंग लिखते टाइम ना 3 वर्ड का ध्यान रखना। बाबू एक बात बताओ, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर पढ़ रहे थे या पार्टनरशिप का फीचर पढ़ रहे थे, क्या लिख रहे थे? अरे इट इज इजी टू फॉर्म द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इट इज इजी टू फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। याद है सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं क्या बोल रहा था? कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई कानून नहीं लगता, दुकान का शटर उठाओ जी धंधा शुरू हो गया, ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस मांग देंगे। पार्टनरशिप में मैं कहा था जी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, डॉक्यूमेंट ही तो चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनाओ जी धंधा शुरू हो गया। ये क्या रखा ना सर, यहाँ नए क्या देना, गलती भी ना कर देना। कंपनी का फॉर्मेशन आसान नहीं होता, 3 वर्ड है याद रखने हैं। कंपनी का फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स कह लो या कॉम्प्लिकेटेड, एक ही बात है। कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एक्सपेंसिव टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तीनों वर्ड रटने हैं, यही लिख के आने हैं। कंपनी का फॉर्मेशन क्या है? एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। सर कॉम्प्लिकेटेड है मतलब, सर देखो सोल प्रोप्राइटरशिप तो कोई अनाड़ी भी शुरू कर सकता है ना, जिसको किसी कानून का ज्ञान ना हो, जिसको कुछ ना पता हो, दुकान का शटर उठाओ बेटा बनेगी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म सर मैं कहता हूं चलो बिल्कुल अनाड़ी आदमी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा, बीकॉम होगा, ग्रेजुएट होगा कॉमर्स साइड से, सर पार्टनरशिप तो वो भी शुरू कर सकता है। 750 रुपए के स्टैम्प पेपर खरीदो, गूगल से पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट उतारो, पेस्ट करो और नोटेरी कराओ, जी पार्ट पैन कार्ड बन गया, जी हो गया धंधा शुरू। पार्टनरशिप भी कर सकता है बेटा थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी। बेटा कंपनी कर सकता है थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी।
बेटा कंपनी के ऊपर ना बहुत सारे लॉ लगते हैं, बहुत सारे कानून। मैं अभी कानून का नाम भी बताऊंगा बहुत सारे। अभी इस हेडिंग में नहीं, थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट के बाद एक और हेडिंग आएगी, वहां बताऊंगा। तो बाबू आप ये सोचो, कंपनी का फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। एक लेमैन, एक आम आदमी कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, इधर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर और अ कंपनी सेक्रेटरी। इन तीनों में से किसी को ढूंढो, कंपनी का फॉर्मेशन वही करा सकता है। कोई सोचो ना आप बेटा कोई राह चलता आदमी कंपनी बना देगा, सर बन ही नहीं सकती। कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कंपनी बनाना। दूसरी बात, सर मैंने बोला टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। मेरे ऑफिस में कोई इंसान एंट्री लेता है कि कंपनी बनाने में कितना टाइम लगेगा। सर कंपनियां दो तरीके की होती हैं, मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगा आपसे, कल का मेरा मुद्दा है, मैं फिर भी बता देता हूं। एक कंपनी के लिए मांगते हैं 20 दिन से 1 महीना, और एक कंपनी के लिए मांगते हैं 6 महीना। 6 महीने दिखाई दे रहा कॉम्प्लिकेटेड है, दिखाई दे रहा टाइम कंज्यूमिंग है। और बाबू एक्सपेंसिव की बात करूं, मैंने बताया दो तरीके की कंपनी है। एक कंपनी के लिए मांगते हैं 20,000 रुपए, एक कंपनी के लिए मांगते हैं 2.5 लाख रुपए। एक्सपेंसिव भी है, 2.5 लाख रुपए, 6 महीने, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड, लेमैन नहीं बना सकता। ठीक है जी। कंपनी के फॉर्मेशन में 3 बातें याद रहेंगी, बताना। कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, एक्सपेंसिव टास्क है। ठीक है जी। वैसे मैं बता देता हूं, क्या हमें कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ना है? पढ़ना है बाबू। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, मतलब 2 के बाद हम सीधा 7 ही करेंगे। बाबू चैप्टर नंबर 7 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। नाम से समझ में आ रहा हो, कंपनी का फॉर्मेशन सीखना है, कोई भी कंपनी कैसे बनती है। तो देखेंगे बेटा कोई भी कंपनी कैसे बनती है। ठीक है जी। 22 पेज का चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, पता लग जाएगा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, 22 पेज में ही पता लग जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू थर्ड हेडिंग हो गई है फॉर्मेशन। फिफ्थ हेडिंग ये कल करा चुके हैं बाबू। फिफ्थ हेडिंग इज कंट्रोल। लो जी, समझते हैं बेटा कंट्रोल। बाबू वैसे तो आप ही बता दो, मैं क्यों बताऊं बेटा कंट्रोल किसका होता है कंपनी के ऊपर, आप बताना किसका होता है कंट्रोल। बहुत बढ़िया आंसर। सर मैंने कंपेयर भी कराया था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से, याद है सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग? Sole proprietorship refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by a, मतलब मालिक भी एक, बिजनेस का मैनेजर भी एक, बिजनेस का कंट्रोलर भी एक, वहां सब कुछ एक आदमी। और मैंने कहा था बेटा भ्रम मत पाल लेना, हर धंधे में ऐसा नहीं होता, जो मालिक होता है वही कंट्रोल करता है। कंपनी में बात बिल्कुल अलग है। ऑनर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। सर यही करते हैं कंट्रोल। और आपको बता देता हूं, अगर मुझे कंपनी लॉ की एक लाइन बतानी हो ना तो मैं बता देता हूं बाबू। कंपनी लॉ में लिखा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 90% डिसीजन ले सकता है कंपनी के लिए बिना किसी से पूछे। कंपनी लॉ में लिखा गया कि इक्विटी शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में 5% डिसीजन लेते हैं एवरेजली, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विटी शेयर होल्डर मिलकर बचे हुए 5%। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कभी ना कभी पढ़ने को मिलेगा कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के ऊपर एक कानून लगता है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। पुराने टाइम में बेटा इसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। ये कानून 2012 तक चला। 2013 में सरकार ने इसमें काफी चेंजेस कर दिए, तो इसका नाम रख दिया कंपनीज एक्ट 2013। मैंने 2012 मैंने 1956 भी पढ़ा, जब 2013 आया तो 2013 में ये भी पढ़ा। ठीक है जी। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले 90% डिसीजन ले लेते हैं, किसी की जरूरत महसूस नहीं करते हुए, और इक्विटी शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में 5% डिसीजन लेते हैं। उन 5% में एक डिसीजन तो यही होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा कौन। याद है मैंने बताया था, इनकी मीटिंग में डिसाइड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा। और बाबू बच्चे का 5% डिसीजन के लिए कंपनी लोग कहते हैं दोनों को बैठना पड़ेगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। फिलहाल आपको पता तो लगी गया होगा कंट्रोल किसका है, राज कौन कर रहा है। ठीक है जी, पढ़े एक बार लॉजिक। अब बहुत जल्दी से कुछ कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ दो, पढ़ना।
इतना बड़ा, नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहे हैं। ठीक है बेटा। सर ये पढ़ा आपने कि डायरेक्टर डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर के लिए, मैंने बात वैसे बोली थी। इक्विटी शेयर होल्डर ने अपनी मीटिंग में डायरेक्टर बनाकर भेजे डिसीजन लेने, अगर कभी गलत डिसीजन ले जाए तो भाई जिसने बनाया है वो फटकार भी सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में बुला लेते हैं। यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, उन्होंने बनाया भैया, उनका हक है जवाब मांगने का। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और आगे लास्ट लाइन और काम की लिखी हुई है कि शेयर होल्डर डे टू डे वर्किंग में डिसीजन नहीं लेते, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। भैया रोज थोड़ी बुला लेंगे, आप खुद समझो, बुला सकते हैं क्या रोज शेयर होल्डर को? 3,000 है, 30,000 है, आपको बता देता हूँ एक आइडिया, तो आपको पता लग जाएगा रोज नहीं बुलाया जा सकता। रिलायंस में 14 लाख है, कहाँ बुलाओगे? मुझे भी बता दो एक जगह जहाँ 14 लाख लोगों को बिठा सको और कहो डिसीजन ले लो। समझ में आ गई होगी सारी कहानी। ठीक है जी, लो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। लायबिलिटी कल पढ़ ली है, कॉमन सेल कल पढ़ लिया, रिस्क बेयरिंग मेरी तरफ देखना। एनसीईआरटी का मैटर थोड़ा हौच पौच है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन खत्म कर देता हूँ बात बताकर। बाबू कंपनी में रिस्क कौन बेयर करता है? बेटा हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है जी, लेकिन लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। बाबू जब भी डिविडेंड बांटने का नंबर आएगा, जब भी रिटर्न्स बांटने का नंबर आएगा, सबसे आखिरी नंबर किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। सबसे पहले मिलेगा डिवेंचर को इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट को टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड। यानी कि जब भी रिटर्न बांटने का नंबर आया, इक्विटी का नंबर आखिरी। रिस्क तो वही ले रहा है, पता नहीं पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और अगर नहीं बचे, क्या इक्विटी शेयर होल्डर कुछ कर सकते हैं? सर याद करो, रिस्क में लिखा हुआ है आपने लो रिस्क और नो रिस्क। सर नहीं बचे तो आप कुछ कर सकते हो, जा सकते हो कोर्ट कचहरी कि बंद कर दो कंपनी, नहीं, ये काम डिवेंचर होल्डर कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली तो रिस्क हमेशा ही आपका है, ठीक है ना। पता नहीं पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और बाबू जिंदगी का प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन, पहला चैप्टर याद करो। जो ज्यादा रिस्क लेता है कमाता है वो ज्यादा, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न जब मिलती है तो बहुत ठीक ठाक मिल जाती है बेटा। याद है 3000%, 2400%, दोनों एग्जांपल याद है, इन्फोसिस एंड हीरो होंडा। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो अब मैं एडवांटेजेस की तरफ जा रहा हूं, मेरिट्स की तरफ जा रहा हूं। पहली मेरिट बिल्कुल नहीं पढ़ानी, पढ़ना जाना ना, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या मैंने फीचर पढ़ा दिया? लायबिलिटी, ठीक है ना। सर आंखें, सुंदर आंखें, फीचर सही निकलती है एडवांटेज और फीचर सही निकलती है डिसएडवांटेज, बहुत बार बात हो चुकी, ठीक है जी। अगर याद करो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पर फीचर था लायबिलिटी और दोनों जगह पर डिसएडवांटेज में लिखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ एडवांटेज है कि घर बार नहीं बिकेगा शेयर होल्डर का, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में लगा हुआ पैसा लूट लो उससे, अनपेड अनकॉल्ड कैपिटल मंगा लो, घर थोड़ी बिक जाएगा उसका, एडवांटेज है। आओ जी सामने देखना बाबू, सेकंड हेडिंग क्या लिखी है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मेरी तरफ देखना, यहाँ बेटा इंटरेस्ट का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, प्लीज मेरी तरफ देखो, इधर देखो सब सामने। बाबू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब पता है यहाँ पर किस चीज से है? ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, अगर किसी कंपनी में मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्या वो ट्रांसफर हो सकता है? सर एडवांटेज कहती है इजीली हो सकता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वो तो आराम से अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बाबू, आप सबने एक नाम सुना है शेयर मार्केट? नाम सुना है? बस मेरे लिए इतना बहुत है। सर मैंने आज रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान लो 10,000 रुपए के, ठीक है जी। मुझे लगता है कि जितना प्रॉफिट होना था हो गया, 11,000 रुपए पे वो आ चुका है, 10 के 11 बन चुके हैं। मैंने बेटा शेयर मार्केट में बेचने निकाल दिए। क्या बाबू शेयर मार्केट में शेयर ही खरीदे और बेचे जाते हैं? अभी तो नाम है शेयर मार्केट। आपको पता है मार्केट किसको बोलते हो? वेयर देयर इज अ
ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जिस भी जगह पे बेटा ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे आप उसको मार्केट बोलने लगते हो। तो आप समझ सकते हो शेयर मार्केट क्यों बोलते हो, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर और शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। मैंने रिलायंस के शेयर 10 के खरीदे और 11 के हुए, जैसे 11 के हुए मैंने डंप कर दिया, मैंने बेच दिए। आपको नहीं लगता मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? रिलायंस में मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट लगा हुआ था, कितनी जल्दी मैंने ट्रांसफर कर दिया। सर शेयर मार्केट में शेयर 1 सेकंड में बिक जाते हैं, 1 सेकंड में मैंने अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। मुझे जैसे ही इमरजेंसी है मैं पैसा निकाल सकता हूँ कि नहीं? अब यही सोचो किसी पार्टनरशिप फर्म में आपने पैसा लगा रखा होता, एक पार्टनरशिप फर्म है ए और बी की, उसमें तीसरा पार्टनर मैं हूं और मैंने 10-10 तीनों ने 10-10 हजार रुपए लगाकर पार्टनरशिप फर्म शुरू की हुई है, एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। मैंने कहा जी मैं निकलना चाहता हूं, किसी और को एंट्री कराना चाहता हूं। सर ए और बी किसी और को एंट्री करने देंगे? मैं कह सकता हूं मेरे को 10,000 रुपए मेघांश दे रहा है, 10,000 रुपए ये मेरे हुए, कल से मेघांश तुम्हारा पार्टनर। सर ऐसा हो सकता है? पार्टनरशिप डीड में मेघांश का नाम है, निकलने देंगे पार्टनर, उसको आने देंगे? समझ सकते हो इस चीज को? सर और कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने शेयर बेचे, मेघांश ने खरीद लिया, हो गया इंटरेस्ट ट्रांसफर। कल को मेघांश बेचेगा, देव ने खरीद लिया, हो गया इंटरेस्ट ट्रांसफर। पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता था? समझ में आ रही बात? कुछ बातें कंपेयर करने भी समझ में आती हैं। क्लियर है बात? बाबू ये हेडिंग में पर्टिकुलरली पढ़वाना चाहता हूं ताकि बाद में जाके परेशान हो। एक बार पढ़ना, अभी ये मत पढ़ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अभी से यही पढ़ो कंपनी। अभी आपको पता नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, कल पता लग जाएगा। कहता है द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। कहता है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बहुत आसान है, इसलिए बेटा लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसका एडवांटेज उठाते हैं। एज द शेयर ऑफ अ कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट and as such can be easily converted into cash in case the need arise। कहता है शेयर कभी भी मार्केट में बेच सकते हो, कभी भी, जब भी आपको इमरजेंसी लगे शेयर बेचो, कैश आ जाएगा आपके पास, जब जरूरत हो, जब इमरजेंसी हो। कितनी आसानी से इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है। कहता है दिस अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट्स द कंपनी एज अ फेवरेबल एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। कहता है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होती, इसलिए लोगों का फेवरेट प्लेस होता है इन्वेस्ट करने का कंपनी। पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करके फंसना है, पैसा ही ब्लॉक हो जाएगा, किसी और को आने नहीं देंगे, आप निकल नहीं पाओगे, एग्जिट ही नहीं मिलेगी, फंसे रहोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। बाबू नेक्स्ट हेडिंग इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पढ़ चुके हैं। परपेचुअल सक्सेशन है फीचर का नाम, यहाँ पर परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सर मैंने कल बोला था बट परपेचुअली एग्जिस्ट करना, कंपनी अनलिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी बाबू, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बहुत बहुत काम की बात बेटा। कहता है कंपनी में एक्सपेंशन का स्कोप सबसे ज्यादा है। क्यों? सर देखो कोई भी चीज तभी एक्सपेंड कर सकती है जब उसके पास पैसा हो। ज्यादातर आप सोल प्रोपराइटर को देखोगे, ज्यादातर सोल प्रोपराइटर एक शहर में धंधा शुरू करते हैं, एक शहर में धंधा खत्म कर देते हैं, दूसरा शहर भी नहीं आता ज्यादातर सोल राइटर की जिंदगी में। क्यों? क्योंकि बेटा अपनी सेविंग्स है नहीं, बैंक ट्रस्ट करता नहीं, एक आदमी है कम मर जाए बैंक क्यों लोन देगा, एक ह्यूज अमाउंट का तो नहीं देगा। इसलिए बेटा आपका धंधा एक शहर तक सीमित रहता है। कंपनी का धंधा, कंपनी क्यों एक्सपेंड कर जाती है? कंपनी क्यों एक्सपेंड कर जाती है? पैसों की कमी नहीं है ना सर, अपने भी पैसे बहुत है और बाहर के भी पैसे बहुत है। अपने पैसे कैसे बहुत है बाबू? अनलिमिटेड लोग कंपनी में मेंबर हो सकते हैं, अनलिमिटेड। मैंने एक एग्जांपल दिया, रिलायंस में 14 लाख हैं, अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं। सर मैंने बड़ी सिंपल बात रखते हैं, 10,000 मेंबर मैंने बना लिए और सबसे 100-100 रुपए ले लिए। सर कितने रुपए हो गए? 10 लाख। और मैंने कहा 100-100 नहीं, 10-10 हजार ही लिया, 10 मेंबर, 10 करोड़ इकट्ठे हो गए। और मैंने कहा 10,000 नहीं, 1 लाख ले आओ, 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। ये अपने अपने मेंबर से इकट्ठे कर लिए, बाहर तो कहीं गए नहीं। और अगर बाहर जाना चाहें तो बेटा किसी भी बैंक को कह सकते हैं, बैंक लोन दोगे क्या 500-700 करोड़ का? बैंक क्या कहेगा? 1000 करोड़ का ले लो, 500-700 करोड़ तो कम है।
क्यों बैंक मना क्यों नहीं करता इनको लोन? सर परपेचुअली एग्जिस्ट करते हैं, मरती नहीं ना कंपनी, उनको पता पैसा आएगा ही आएगा, कोई तो आके चलाएगा, पैसा आएगा ही आएगा। कंपनी की लाइफ अनलिमिटेड है, इस वजह से बेटा लोन देने में किसी को हेजिटेशन नहीं फील होती है, इसलिए कंपनी एक्सपेंड ज्यादा करती है। आपके शहर से बनी हुई कंपनी का नाम बताओ, मॉर्गन से बनी है, MDH। अगर आपने फुल फॉर्म सुनी तो आप हैरानी हो जाओगे, किसी को पता फुल फॉर्म MDH की? क्या बात कर रहे हो? आपके शहर से बनी हुई कंपनी, मॉर्गन में दुकान है आज भी इनके रिश्तेदारों की। पुराने टाइम में दुकान को कहा जाता था हट्टी, सुना है? इनकी दुकान का नाम था मार्शेदी हट्टी, कोई ब्रांड है। पुराने टाइम में दुकानों को कहा जाता था हट्टी, आज भी किसी ना किसी दुकान पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इनकी दुकान का नाम था मार्शेदी हट्टी, MDH। चलो खैर, आप समझ सकते हो कितना ओल्ड फैशन नाम रखा, पर ब्रांड है बाबू। शायद 60 से ज्यादा कंट्री को मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, 60 से ज्यादा कंट्री, अरबों में धंधा है। एक्सपेंड इसलिए कर पाए क्योंकि कंपनी बनानी थी सही टाइम पर, ये भी सोल प्रोप्राइटर है। चलो खैर बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू लास्ट हेडिंग आज की डिस्कस करते हैं, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। हेडिंग का नाम है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे बेटा, फोर्थ लिमिटेशन आई थी लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। याद है ये हेडिंग आई थी, आपने सुना ही नहीं है मुझे। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स मतलब सोल प्रोप्राइटर, इधर देखो पहले मैं याद करा रहा हूँ, वो हेडिंग याद कराऊंगा तो ये समझ में आएगी। बाबू वहां पर हम पता है क्या पढ़ते थे, सोल प्रोप्राइटर है, अकेला इंसान, कितने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा भाई? बिजनेस में तो n नंबर ऑफ फंक्शन है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, अकाउंटिंग, बहुत सारे फंक्शन है, फाइनेंस। एक आदमी कितने काम में एक्सपर्ट हो सकता है? एक दो। हम कहते थे सोल प्रोप्राइटर, ना तो तू हर काम में एक्सपर्ट हो सकता, ना ही तेरे पास एक्सपर्ट को पे करने की सैलरी है। वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज भी तो होते थे, पैसा ही कहाँ होता था, उसके बाद एक्सपर्ट को पे करने का रख सकता है सारे MBA, 1-1 लाख रुपए महीना सबको दे सकता है एक सोल प्रोप्राइटर। दुकान में कमाई है, 12 एक्सपर्ट रख लिए, 12 लाख रुपए दे दो महीना, नहीं दे सकते, बड़े सारे सोल प्रोप्राइटर नहीं दे सकते। तो बाबू ना तो एक सोल प्रोप्राइटर हर काम में एक्सपर्ट हो सकता था, ना ही एक्सपर्ट्स को पे करने के लिए पैसे हैं। याद है बात? तो हम कहते थे सोल प्रोप्राइटर बस तेरा बिजनेस तो राम भरोसे चल रहा है, मैनेजमेंट के स्किल्स तो आई नहीं तेरे पास, बस चल रहा होता तेरा धंधा। और मैंने वहां पर बेटा कंपेयर किया था कंपनी से, आपको याद नहीं आएगा? मैंने आपको याद कराया था वहां पर कि रिलायंस के पास फाइनेंस फंक्शन को मैनेज करने के लिए 200 सी हैं। अब किस किस को याद आई ये बात कि मैंने बोला था वहां पर? बोला था ना बात बाबू, रिलायंस के पास सिर्फ एक फंक्शन, सिर्फ फाइनेंस को मैनेज करने के लिए 200 एक्सपर्ट हैं। अब सोचो सेल्स मैनेजर कितने भरे पड़े भैया, 4 मन सुनाऊं। प्रोडक्शन मैनेजर कितने भैया, पता नहीं कितने हैं। मार्केटिंग मैनेजर कितने, 100 क्रॉस, सब MBA, सब MBA, कोई हल्का तो आदमी वो रखते ही नहीं। तो आप खुद सोचो, एक एक काम को करने के लिए कई सौ एक्सपर्ट्स हैं, सर उनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल होगा कि नहीं, दिखाई देगा कि नहीं प्रोफेशनल है? और क्या कंपैरिजन है सोल प्रोवाइडर का इसके साथ? क्या मैनेजमेंट के स्किल्स हैं एक आदमी में, कितने एक्सपर्ट का मुकाबला कर लेगा वो? समझ में आ रहा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट हेडिंग? पक्का से रखेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।